तरंग। तरंग में आप सभी को याद है, जो तरंग में माध्यम के कण ऊपर नीचे चलते हैं अनुप्रस्थ तरंग है, माध्यम के कण आगे पीछे चलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। बात याद है ना सबको? अब आज यहां से शुरू होगा मेन सिस्टम, जिसका नाम क्या है? ध्वनि, साउंड। नीचे आज हेडिंग दे दीजिए, ध्वनि साउंड। साउंड के लिए हमें जितना बेसिक चीज का नीड था वो पिछले क्लास में वो नीड पूरा हो चुका है। ध्वनि साउंड। चलिए पहले सुनेंगे, आप ध्यान दें। साउंड कहते किसको है? पदार्थ के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी साउंड तभी उत्पन्न होगा जब कंपन होगा। बताओ, हम बोल रहे हैं तो कंपन कहां हो रहा है? जीभ और कंठ के द्वारा वायु में कंपन करने से आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो। बोर्ड को ऐसे किए तो बोर्ड में कंपन से भी साउंड निकला। जब किसी पदार्थ में कंपन होगा तो इससे क्या निकलेगा? साउंड। अब इंपॉर्टेंट चीज सुना जाए, साउंड कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग की अनुदैर्ध्य तरंग। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग। एक इंपॉर्टेंट बात आपको सीखना है, लाइट और साउंड में क्या अंतर है? देखो, दोनों को यहीं पर एक जगह सोचेगा। देखो, जो भी घटना लाइट में होगी वो सभी घटना साउंड में होगी। तुम पढ़े हो प्रकाश का परावर्तन, तो इधर ध्वनि में भी परावर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन, ध्वनि में भी अपवर्तन होगा। जो घटना तुम लाइट में पढ़े हो सब साउंड में होगा। सिर्फ एक ऐसी घटना है, सिर्फ एक, इसलिए तो लगा एक ऐसी घटना है जो लाइट में होगा लेकिन साउंड में नहीं होगा, और वह है पोलराइजेशन, जिसको ध्रुवन कहते हैं। और इस ध्रुवन से ही ज्ञात होता है कि लाइट अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, दोनों में अंतर की अगर बात करें तो ध्यान रखना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग। लाइट ऊपर नीचे करके ऐसे चलता है, साउंड आगे पीछे का कंपन करके चलता है। बोलिए, दोनों बेसिक अंतर क्लियर हो गया सबको? आप एक बॉक्स डब्बा ले लो और इस डब्बा में यहां पर मान लो एक छेद कर देते हो और इस छेद से लाइट भेजते हो, और इस छेद से लाइट निकालने का सोचते हो, तो लाइट नहीं निकलेगा क्योंकि लाइट अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अगर इस छेद से स्पीकर बजाते हो और यहां से निकालोगे तो साउंड निकलेगा, क्योंकि साउंड अनुदैर्ध्य तरंग। बोलिए, क्लियर है सबको? वह कौन ऐसी घटना है जो लाइट में होता है साउंड में नहीं? चलो बोलिए, ध्रुवन, क्योंकि ध्रुवन सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्ध्य में कभी नहीं हो सकता। तो पोलराइजेशन एकमात्र ऐसी घटना है जो लाइट में होता है लेकिन साउंड में नहीं होता। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ध्रुवन क्या है? ध्रुवन क्या है? तो किसी भी तरंग के गमन को खास तल में हम रोक दे तो ये पोलराइजेशन। जैसे हम अभी लाइट जलाए हैं, 3 एक्सिस है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। तो लाइट किस एक्सिस में जा रहा है? तीनों में जा रहा है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी आवाज किस एक्सिस में जा रहा है? तीनों में। कोई लड़का लटक के भी सुनेगा तो कहेगा हाँ सर आवाज आ रहा है ऊपर भी, कोई लड़का इधर भी आ जाएगा ना सर इधर भी क्लियर है, सामने तो तुम लोग सुन ही रहे हो। तो हम जो बोल रहे हो तीनों अक्ष पर है, हम जो लाइट जलाए वो तीनों अक्ष पर है। लेकिन अगर हम चाहें तो खास तल में रोक दे, ये पोलराइजेशन है। खास तल में रोक दे, हम लाइट का चाहे कि सिर्फ सीधा जाओ, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, तो लाइट में ऐसा हो सकता है, ये पोलराइजेशन। लेकिन साउंड में कहें कि सिर्फ ई वाला लाइन वाला के कान में जाओ बाकी कहीं मत जाओ, तो ऐसा कभी होगा? नहीं हो सकता। हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लाइन सुन रहा है बाकी कहेगा कि सर का मुंह चल रहा है, लोग लिख रहा है, हम लोग तरफ क्या हो गया? साउंड में ऐसा नहीं हो सकता। और इसी घटना को हम लोग पोलराइजेशन का, बोलो पोलराइजेशन क्लियर है सबको? प्रकाश के तरंग के गमन को खास तल में रोक देना, ये पोलराइजेशन। तीनों तल में नहीं भेज के खास तल में रोक दे, पोलराइजेशन। जो बच्चे चाहते हो एकदम घात तक याद रहे, ध्रुवन का मतलब क्या समझा? घात तक कैसे याद रखोगे? खास तल में रोक दे। तुम कई बार गांव वगैरह जाते हो तो दातुन से मुंह धोगे। दातुन के लिए तुम किसी पेड़ के डाल से एक नीम का दतमन या फिर आम का दतमन तोड़ोगे तो उसमें दतमन तोड़ लिए दातुन, तो उसमें कई पत्ते ब्रांच निकले हुए, तो समझ लेना कि वो एक अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, सब अक्ष है। लेकिन मुंह धोने के पहले पकड़ के सबको खींच दिए, दिस इज पोलराइजेशन। नहीं समझा पड़ा बाजी? अगर दातुन लेके और ऐसे रगड़ो तो उस दिन याद करना कि इसे ध्रुवन करते हैं। तो अब तो हमें लगता है ध्रुवन तो बुढ़ापा तक तुमको याद रहेगा। क्लियर रहेगा ना सबको? चलिए जल्दी से पहले इतनी बातें हम लोग लिखेंगे। नीचे लिखिए ध्वनि, नीचे डैश पे लिख दीजिए, डैश पे लिखे किसी पदार्थ में कंपन से, किसी पदार्थ में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। नीचे डबल स्टार लगा के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखेंगे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लगा के। ध्रुवन इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। ध्रुवन इंग्लिश में नाम हो गया पोलराइजेशन। ध्रुवन पोलराइजेशन। ध्रुवन एक मात्र क्रिया है, ध्रुवन को अंडरलाइन कर लेना, ध्रुवन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ध्रुवन एक मात्र क्रिया है, ध्रुवन एक मात्र क्रिया है जो प्रकाश तरंग में होता है, जो प्रकाश तरंग में होता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं। जो प्रकाश तरंग में होता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं, ध्वनि तरंग में नहीं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सी क्रिया है जो लाइट में होता है साउंड में नहीं, तो क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लाइट में क्यों होता है साउंड में क्यों नहीं? क्योंकि पोलराइजेशन में खास तल में गमन को रोकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे आगे लिखें, नीचे हेडिंग दे दें ध्वनि के गुण। नहीं कौन लिखे? ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। चलिए नीचे हेडिंग दे दो ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन और प्रतिध्वनि।
परावर्तन और प्रतिध्वनि हेडिंग दे दिए। यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुण हम लोग यहां से शुरू करेंगे आज के क्लास में, और ध्वनि के गुण में हम लोग चल रहे हैं पहला नंबर गुण, जिसका नाम क्या है, ध्वनि के परावर्तन। और इसी में दूसरा पार्ट क्या हम लोग दिए हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, जल्दी बोले, परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। परावर्तन हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एंड प्रतिध्वनि को इंग्लिश में इको कहते हैं, इको ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन एंड इको ऑफ साउंड, परावर्तन और प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्शन एंड इको ऑफ साउंड। चलिए हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से समझें परावर्तन क्या है और इको क्या है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो अब होता क्या है, एक सतह से टकराकर साउंड लौट जाए तो इसको परावर्तन कहते हैं। अब हम इस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो इस क्लासरूम में कई सतह है, छत से टकरा के जाना, इस दीवार से टकरा के जाना, उस दीवार से टकराना, उस दीवार से टकराना, इधर से टकराना, कोई बैठा हुआ स्टूडेंट है उसी से टकराना, हर जगह तो टक्कर ही चल रहा है। तो कहीं से भी टक्कर मार के आपके कान में जा रहा है, तो ये क्रिया क्या है, परावर्तन। लेकिन मशीन जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है वो क्या की है कि कान में एक मशीन लगा हुआ है कि 1/10 सेकंड के अंदर जो भी आता है उसको एक साथ लेके जाओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है दीवार को दीवार पीठ से सब टकरा के पहुंचेगा, तो 1/10 सेकंड तक वो एक बंडल बनाता है। इसके बाद आएगा तो अलग बंडल बन जाएगा, फिर दिमाग में दूसरा सिग्नल जाएगा तो एक और है, अगला आएगा तो फिर एक और है, यानी 1/10 सेकंड के बीच जो भी आएगा वो एक बंडल के रूप में माइंड में जाएगा। और हमारा मालूम होना चाहिए ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड, 330-32 हम लोग आगे चलेंगे, तो ध्वनि का वेग क्रम में 330 मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी बताओ, एक सेकंड में ध्वनि 330 मीटर चलता है, तो 1/10 सेकंड में कितना जाएगा, 330 गुना 1/10 काट दोगे तो कितना हो गया, 33 मीटर अगर साउंड ट्रेवल कर ले तो अगला बंडल फिर तैयार हो जाता है। 33 मीटर का मतलब केवल जाने का है कि जाने आने मिला का है, जाने आने मिला के है, क्योंकि कुल 33 मीटर जाने में 1/10 सेकंड होगा और नेक्स्ट बंडल तैयार हो जाए। तो बोलो केवल जाने में कितना, 16.5 मीटर, और लगभग इसको हम क्या माने 17 मीटर, चूंकि हम 332 है तो थोड़ा हमने बढ़ा ली। यानी अगर यह क्लासरूम 17 मीटर लंबा होता दीवार, तो अगर हम बोल देते तो एक बार यहां से टकरा के आपको कान में जाता और फिर 17 मीटर से उधर से आता तो 1/10 सेकंड के बाद हो जाता, तो एक बार और सुनाई देता, एक ही साउंड ज्यादा बार सुनाई दे, एक से ज्यादा बार, तो इसको इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आप लोग कई बार देखे होंगे कि गांव में कोई कुआं है, अगर वह कुआं गहरा है कम से कम कितना 17 मीटर, और उसमें जाके बोलोगे हेलो, तो दीवार से तुरंत आएगा हेलो, और फिर नीचे जाएगा 17 मीटर, और फिर आएगा तो एक बंडल और बनेगा हेलो, तो 2 बार हेलो हेलो होगा। अगर अकेले हो तो कहोगे भूत वाला कुआं है भागो, 2 बार हेलो हेलो मार दी, तो अब इसी को इको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि, कई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर 17 मीटर, ये क्लासरूम तो है लगभग, 1 मीटर का मतलब होता है 3 फीट से थोड़ा ज्यादा। इसे परमानेंट ध्यान रखना, अगर कहीं स्क्वायर मीटर में रहे तो 10 से गुना कर देना, वो स्क्वायर फीट हो जाए। इसे परमानेंट ध्यान रखना, स्क्वायर मीटर रहे तो 10 से गुना करना, 3 3 9 थोड़ा सा ज्यादा था, 10 स्क्वायर फीट। और कहीं को कहे कि हमको 20 स्क्वायर मीटर में रूम चाहिए, तो कहना कि समझ गए 200 स्क्वायर फीट का रूम चाहिए, 200 स्क्वायर फीट मैंने 20 फीट लंबा तो 10 फीट चौड़ा। अभी नहीं कि 20 स्क्वायर मीटर बोला तो सोचा बहुत छोटा रूम है, 200 स्क्वायर फीट हो, 60 स्क्वायर मीटर है तो 600 स्क्वायर फीट। अब स्क्वायर नहीं रहकर सीधा सीधा रहे तो 3 से गुना, 17 मीटर है मैंने 51 फीट है, 51 फीट की दूरी होगा कम से कम, तब उस रूम से इको सुन सकते हो। यानी बोलो कुआं में तुम हेलो हेलो बोला तो 2 बार कब सुनाई देगा, जब गहरा कुआं होगा तब, कि उठा हुआ होगा तब। अगर इसी कुआं में पानी यहां आ गया है, बोलो हेलो हेलो तो 2 बार सुनाई देगा नहीं, हेलो हेलो 1/10 सेकंड के अंदर, तो एक पैकेट अंदर दिमाग में एक बार, अरे डबल पैकेट तो तब बनेगा जब 1/10 सेकंड के बाद हो। अब बताओ जल्दी से, प्रतिध्वनि सुनने के लिए छोटा कमरा चाहिए कि बड़ा कमरा, चलिए बोलिए बड़ा कमरा, छोटे कमरा में नहीं। 51 फीट तुमको छोटा कमरा लग रहा है, एक तल्ला जो मकान होता है 10 से 12 फीट होता है, 51 का मतलब 5 मंजिला ऊंचा, उतना लंबा होगा तभी को सुन सकते हो। हाँ, अगर ऐसा हो कभी कमरा खाली है तो उसमें इको सुनोगे, अगर वो भी बड़ा रूम रहेगा तब, रूम में सामान भर दियो तो इको फिर नहीं सुनाई देगा, वो सामान सब एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इको नहीं सुन सकते। बोलो खाली रूम में इको सुनते हैं कि भरा हुआ, खाली रूम में अगर हम पढ़ाएं और रूम हॉल बड़ा है, एक ही साउंड बच्चे को ज्यादा बार सुनाई देता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं पूरी दीवार पर एक पर्दा लगा दी, दीवार पर भी पर्दा लगा दी। अब बच्चा सोचेगा पर्दा उठा के खिड़की है क्या, ना उस सर का दिमाग नहीं ठीक है क्या, खिड़की भी नहीं है तब भी पर्दा काहे के लिए लगाए, तो पर्दा है साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि इको रूम में सुनाई नहीं दे। बोले क्लियर है सबका। तो अब हम लोग देखे होंगे, कहीं आप देखोगे आगे अनुरंग वगैरह पढ़ोगे, सिनेमा हॉल वगैरह में जाओगे तो उसके जो दीवार होंगे वहां पर कई डिजाइनिंग होंगे, लकड़ी जैसा टूटा हुआ होगा, ये सब डिजाइनिंग का एक बहाना है, मेन साउंड को ठीक करने का सब उपाय। और वो धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि वो बेहतरीन उपाय, अब धीरे धीरे हम समझ। बड़े हॉल में ऐसी समस्याएं ज्यादा होगी, छोटे हॉल में ज्यादा दिक्कत नहीं। तो अब बताओ प्रतिध्वनि किसको कहते हैं, एक ही ध्वनि एक से अधिक बार सुनाई दे तो उसको क्या कहते हैं, इको। कई बार नेताजी भाषण देते हैं, गायक गाना गाता है, अब उसमें मशीन में लगा हुआ रहेगा लिखा हुआ इको, और तुम उसी को थोड़ा सा ऐड दोगे तो जो भाषण देंगे हेलो, उधर से सुनाई देगा हेलो 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 8 बार। ऐसा सुना है, तो एक हेलो 6-7 बार हो जाए तो कहना समझ गए, इको को थोड़ा कम कीजिए। नहीं तो एक हेलो को 1/10 सेकंड में तोड़ के 8 बार दे दिया, हमारा मशीन तो 8 बार में सुन लेगा उसको, 1/10 के अंदर भेजो तो एक बार सुने। बोलिए क्लियर है सबका, लिखिए जल्दी से। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना बड़ा रूम चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी चाहिए 17 मीटर। दिमाग में एकदम से टकाइए, अच्छा प्रश्न है, कैसे 17 मीटर आया ये भी समझ गया सब ना। कान में प्रभाव कितना देर, 1/10 सेकंड, ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड, इसलिए 33 मीटर अगर जाएगा आएगा तो एक 1/10 सेकंड हो जाएगा, तो खाली जाने में 16.5, 1/10 से बढ़ाने के लिए उसको 17 कर। बोलिए क्लियर हो गया, लिख दीजिए जल्दी से। जब किसी सतह से ध्वनि टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है,
पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। चलिए नीचे लिख दो प्रतिध्वनि, इको लिख के डैश, प्रतिध्वनि इको, ECHO, इको लिख के डैश, प्रतिध्वनि इको लिख के डैश लिखिए। जब एक ही ध्वनि एक से अधिक बार सुनाई देता है, एक ही ध्वनि एक से अधिक बार सुनाई देता है, एक से अधिक बार सुनाई देता है, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। एक से अधिक बार सुनाई देता है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश पे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कमरा में एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कमरा में एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी, एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी न्यूनतम 17 मीटर होना आवश्यक है। 17 मीटर होना आवश्यक है, 17 मीटर होना आवश्यक है। लिखा गया सबसे? चलिए अभी हम देख ले, इसका ध्यान कम है, तुम ही बताओ। कम ध्यान दिया, कोई नहीं बोलना बीच में, एकदम बिना चोरी के बता देना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होना चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होना चाहिए। कोई नहीं, ई, अच्छा बैठो तो दिमाग नहीं लगाए। देखो कौन वाला मारे, ABCD D, हाँ ये ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना मीटर मारेंगे? हाँ कॉपी में लिखा हुआ है 17 मीटर। आई देख भी लिया है कि कॉपी में 17 मीटर, जैसे इसको पूछा है देखिए माहौल गड़बड़ है, बगल में आ सकता है खतरा, इसलिए तुरंत देखिए आप सही बोलिए 17 मीटर और 17 में टिक लगा दी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फीट लिखा हुआ। पूरा देखना है, पूरा आजकल का सेटर इतना तेज हो गया ना, ऐसे ही देखे वो अंदर अंदर मुस्कुराता है कि डुबाएंगे इसको। लड़का समझदार है तभी बचेगा, नहीं तो वो प्रतिध्वनि लड़ गया एकदम। सर बोले थे 17, बड़ा हल्का क्वेश्चन है, और घर में आके कहेगा हाँ सर फीट में था सर, ये तो हमको ऐसा 4-5 गलती होगा तो फीट आ जाएगा। ये फीट में है जी, 17 मीटर का मतलब लगभग बोल जल्दी से, लगभग 52 फीट आएगा। 3 पॉइंट कुछ होता है ना, लगभग 52 फीट होगा, 52 फीट होता तब सही होता, इसलिए ये एकदम एल्टीराइज का तेज है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही। क्या हम ऐसा क्लियर है ना सबका? हमारा काम है बस गाड़ी चलाए और ब्रेक मेन ठीक करो, ब्रेक के लिए क्लास में आते हो, ये गड़बड़ी ना हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लड़के सही करते हो। अधिकतम तो जोड़े है, आवाज आप पहुंचा दीजिए। आज कई बार देखना नेताजी भाषण दे रहे हैं, कई घर दूर दूर में है, तो उनका बीच में सुनना तो सब जगह से टकरा के कई आवाज सुनाई दे, ऐसा सुने हो सब ना, तो साउंड पहुंचा दीजिए, आपको रिटर्न आ जाएगा। लिखो तो एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहां प्रतिध्वनि, निम्नलिखित में कहां प्रतिध्वनि सुना जा सकता है? निम्नलिखित में कहां प्रतिध्वनि सुना जा सकता है? चॉइस ए छोटा कमरा, चॉइस ए छोटा कमरा, छोटा कमरा। चॉइस बी जंगल में, चॉइस बी जंगल में, जंगल में। चॉइस सी पहाड़ पर, पहाड़ पर। चॉइस डी नदी के किनारे, तुम लोग को चारों तरफ घुमा देते हैं, नदी के किनारे। और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक सही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तुम बैठ के पहले अपने से सोचो कहां कहां सुन सकते हो। अरे बैठ के पहले अपने से सोच के जंगल में है, हेलो 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 आएगा कि नहीं, अपने से सोचेगा इसको। चलो हम देख लिए, ई और सी में बड़ा द्वंद है जी, ई और सी में द्वंद है। चलो कितने लोगों को ए लग रहा है? ए नहीं, छोटा कमरा तो होगा नहीं, चलो ये तो तुम लोग बड़ा आसानी से छांट दिया। कितने लोगों को डी लग रहा है? नदी के किनारे। अच्छा नदी के किनारे टकरा के कहां से आएगा? जाओ गंगा के किनारे, हेलो तो हेलो आएगा कहां से? नदी के किनारे आने वाला स्रोत नहीं ना जी, तो इसलिए नदी के किनारे इको नहीं होता है। चलो अब ये भी साफ हो गया। अब अगर दोनों होगा तो ई होगा, और एक होगा तो ई नहीं होगा। अब फिर से हाथ उठाना है। कितने को बी लग रहा है? जंगल। अच्छा सी लग रहा है पहाड़, और ई लग रहा है दोनों। वेरी गुड, ई में ज्यादा है। देखो जंगल में सिर्फ सिनेमा में इको सुनाई देता है। मैंने तुम लोग जंगल गया नहीं है, सिनेमा वाला सीन याद हो रहा है कि हाँ झिंगुर बोलता है, तुम लोग आए भी तो थे, सिनेमा याद कर रहा है। जंगल में डाली और पत्ते इतने घने होते हैं, तुमको अभी बोले कमरा में सामान भर दोगे तो इको नहीं सुनाई दे, वहां इतने घने होते हैं कि इको सुनाई नहीं देता है, ये सिर्फ सिनेमा में सुनाई देता है, इसलिए जंगल नहीं होगा। सिर्फ आंसर कौन होगा? पहाड़। और सही आंसर यहाँ सी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चलते हैं, ध्यान दो। अब हाँ ध्यान दो, सुनेंगे हम। अब यहां पर सुना जाए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुने, ध्यान दिया जाए। साउंड के परावर्तन का या इको का यूज क्या है? क्या यूज है इसका? तो मेन इसका यूज करते हैं साउंड के लिए एक विधि का, जिसको हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको सोनार कहते हैं। अब परीक्षा में देगा सोनार क्या है, तो कई लड़के सोचेगा जो सोना की कुंडली बनाता है। ये सोनार एक प्रोसेस है। सोनार का मतलब हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है? जैसे तुम सारे बच्चे पढ़े हो कि संसार का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। अब तुमसे पूछे कि इस मेरियाना ट्रेंच की गहराई नापने के लिए कितना गहरा है, जल्दी बोलो। लगभग मान के चलो 11,000 किलोमीटर। अब 11,000 किलोमीटर का मतलब पटना से दिल्ली 11 बार, मान लो कल्पना करो पटना से दिल्ली 11 बार। अब बोलो इतना के लिए कौन बांस लगा के नापा होगा? समझ जी? अरे तुम लोग तो गांव वाला जैसे है कि नाप दे के हाँ इतना है, इतना कौन नापे?
माउंट एवरेस्ट भी उलट दोगे तब भी बेचारा इसी में रह जाएगा, स्पेस बाकी रहेगा। माउंट एवरेस्ट भी तो लगभग 9,000 ही है। अब ध्यान दीजिए आजकल का सेटर कितना तेज है वो सुनो, तो कुछ नहीं पूछेगा ना माउंट एवरेस्ट पूछेगा ना मेरे ना पूछे, वो कहेगा पृथ्वी के सबसे निम्न बिंदु और पृथ्वी के सबसे उच्च बिंदु के बीच की दूरी क्या है। अब सोचो 11,000 9,000 है तो 20,000, 11,000 समथिंग, तो जहां ध्यान दीजिए अब इसमें मीटर है किलोमीटर में मीटर है, तो अब 11,000 और ध्यान दीजिए वहां कितना है 9,000, तो 11 और 9 कितना हो गया 20, तो 8,848 है, तो लगभग इसमें भी कुछ है, तो दोनों को हम लमसम मान लें। तो अब सोच सकते हो सारे बच्चे की क्वेश्चन का रेंज तुमको ये भी दे देगा, यदि पृथ्वी के सबसे निम्न बिंदु में माउंट एवरेस्ट को उलट दिया जाए तो कितना स्पेस बचा रहेगा। अब जान के तीन चीज चेक करता है कि बच्चे को मरियाना मालूम है कि नहीं, एवरेस्ट मालूम है कि नहीं, जोड़ घटा होता है कि तीनों चेक हो जाएगा जी, तो क्या जरूरत है केवल एक पूछने का, तीनों पूछ लेते हैं। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये जो गहराई सुन रहे हो इसकी गहराई इतनी है, इसकी गहराई इतनी है, वो सारा गहराई किससे निकालते हैं, सोनार से। सोनार में क्या होता है, साउंड को विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल करके नीचे भेजते हैं। अब बताओ साउंड को नीचे भेजेंगे तो नीचे सतह से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, कितना देर में आ गया इसको हमारा रडार गेन करता है। और मान लो कि 2 सेकंड में आ गया तो रडार लिख देगा कि वो 1 सेकंड में गया और 1 सेकंड में आया। और मान लो ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो ये 330 मीटर गहरा है क्योंकि 1 सेकंड के कितना देर में रिटर्न होगा, बोलो उससे गहराई जानेंगे कि नहीं जानेंगे। और उसी से हम लोग ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साउंड का यूज करके गहराई निकालते हैं, जहाज का वेग निकालते हैं। तो ये एक प्रोसेस है सोनार विधि। तो नीचे लिख दीजिए अस्तार लगा करके लिख दीजिए ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कर सोनार विधि ब्रैकेट में SONAR सोनार विधि ब्रैकेट में SONAR से समुद्र की गहराई मापते हैं, चलिए नीचे हेडिंग दे ध्वनि के व्यतिकरण। हम लोग सारे प्रॉपर्टी सीखेंगे, अगले क्लास में आपका साउंड खत्म हो जाएगा, आज के बाद एक दिन और चलेगा, साउंड खत्म, तब मैकेनिक्स की दुनिया में चलेंगे। ध्वनि के व्यतिकरण बोलिए इंग्लिश, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि के व्यतिकरण इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। चलिए ध्यान दिया जाए, सभी लोग एक बार हमारे साथ सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान दोगे, एकदम लाइन क्लियर। ध्वनि के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या है, चलो गौर करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। इसमें आप कई बार मान लो कि बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिले और ठंड का मौसम रहे, तो उस दिन छुट्टी के दिन ठंड के मौसम में लगता है कि चले कुछ धूप ऊपर ले ले, और छत पर अपना एक कुर्सी लगा के आराम से बैठ गए। और छत पर बैठने के बाद अब मन ही मन सोच रहे हैं कि गाना अगर यहां बजता ना तो और छत पर मजा आता। तो धीरे धीरे ऐसा दिमाग में आने लगता है, अब धूप लेते लेते लगा कि तो गाना बजना चाहिए, तो अब नीचे से मशीन ले आए, मशीन लगा दिए और एक साउंड बॉक्स लगा दिए और भोजपुरिया शुरू हो गया। अब बताओ यहां से गाना बजने लगा तो अब यहां बैठा व्यक्ति एकदम खुश है, क्या बड़ा बेजोड़ बज रहा है, और यही साउंड अब दूर तक जा रहा है। हो सकता है मोहल्ले में एक और घर है थोड़ा दूर, और इसके छत पर छोटे छोटे कई बच्चे थे, और ये सब बच्चा जब अचानक मनपसंद गाना भोजपुरिया सुना और लगा उछलने छत पर कि वाह बेजोड़ गाना बज रहा है। एक जगह से बजाते हैं और आवाज जाएगा तो छोटे उछलने लगेगा ना। अब ये गाना बज रहा है तो आपके मन में 2 मिनट के बाद फिर एक बात आता है कि एक बॉक्स और रहता ना तो डिंडी आ जाता है एकदम, बोलो धीरे धीरे ऐसा लगता है एक और रहता तो बड़ा बढ़िया बजता। तो अब आपने क्या किया, एक बॉक्स और ले आए और एक बॉक्स और ला करके इससे बाहर जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा तो यहां पर तो बड़ा बढ़िया डिंडी होने लगा। अब यहां का लड़का तो बाउंड्री पर चढ़ के कूदने लगेगा कि बड़ा बढ़िया आवाज है। यही समझना है, अकेले बॉक्स था तो आवाज यहां मिल रहा था, लेकिन जब डबल बॉक्स लगाए तो यहां बढ़ जाएगा और यहां घट जाएगा। अचानक सब लड़के जो है उनका हाथ नीचे हो जाएगा कि लाइन कट गया क्या, जबकि डबल बॉक्स लगा है तो दुगना आवाज आना चाहिए था ना। यहां साउंड की तीव्रता बढ़ गई कि घट गई, यहां साउंड की तीव्रता बढ़ गई। यही बढ़ना और घटना इंटरफेरेंस कहलाता है। बात समझ गए। हम इस क्लासरूम में एक बॉक्स लगाए, सारे बच्चे सुन रहे हैं, 2 लगाए सुन रहे हैं, हम इसमें 40 बॉक्स लगाते तो मैथमेटिक्स के अनुसार तो और बढ़िया सुनना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब हम बॉक्स का आवाज एक दूसरे पर सुपरपोजिशन करेगा तो कुछ जगह लड़के कहेंगे बड़ा बेजोड़ साउंड है, और कई जगह ऐसा होगा जो कहेंगे क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा हो जाएगा, ये इंटरफेरेंस के कारण होगा। सिनेमा हॉल में ऐसा होता है, कई ऐसे सीट है जहां बढ़िया आवाज सुनाई दे, और कभी कभी गलती से एक खराब सीट मिल जाएगा तो यहाँ आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां ये घटना हो गई। वहां सब हंसेगा तो तुमको लगेगा हंस रहा, हंस लोगे, और फिर लगेगा कि पता नहीं बोला क्या था, क्लियर सुने नहीं। बोलिए बात समझ में आ रही है तुमको। तो ये घटना है। अब ध्यान दीजिए, जहां तीव्रता बढ़ती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां तीव्रता घटती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, व्यतिकरण भी 2 तरह का होता है। अगर डिस्ट्रक्टिव जोन में कोई व्यक्ति होगा तो क्या उसको आवाज सुनाई देगा? नहीं। अच्छा, सिंगल बॉक्स रहता तब देता, डबल हो गया तब नहीं सुनाई देगा। देखो इसका एप्लीकेशन कहां है उसको हम लोग सुनते हैं, ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है समुद्र में कुछ खास एरिया चिन्हित होते हैं, किस एरिया में ज्यादा पावर करंट चल रहा है, यहां जहाज का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा 4-5 जहाज इस एरिया में एक्सीडेंट हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पे सायरन का प्रबंधन करती है। अब वो चेक करती है एक सायरन लगा करके, और देखिए किसका आवाज यहां तक आया तो यहां दूसरा सायरन लगा के चेक कर ली और पूरे सायरन के द्वारा व्यवस्थित कर लिया गया। अब कोई इस क्षेत्र में जैसे ही जाएगा, जहाज सेंसर लगा हुआ है, सायरन बजने लगे, जहाज वाले को पहले से ट्रेन किया हुआ है कि अगर सायरन बजे तो समझना एरिया में नहीं जाना है, बैक ले लेना, नहीं तो तुम खतरा में पड़ सकते हो। अब वहां ऑलरेडी सब चेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ का साउंड बजने से 1-2 पॉइंट ऐसा रहेगा जहां अकेले बजता तो सुन ले, लेकिन 2 के बजने के कारण वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो गया तो जहाज वाला बेचारा कहेगा कहां सायरन बजा, और एक्सीडेंट भी हो।
तो आपसे पूछेगा कि बताओ समुद्र में कहीं कहीं सायरन बजाने पर भी आवाज नहीं सुनाई देता है, वो साउंड का कौन सा गुण है? व्यतिकरण। इसी के कारण अब तो बच्चे नहीं है, लेकिन पहले उदाहरण को लोग खूब समझता था, रेडियो। अब तो तुम रेडियो छूता भी नहीं। रेडियो में पहले क्या होता था, अभी भी होता है, वो इंटरफेरेंस के कारण है। कभी कभी दूर का रेडियो स्टेशन बड़ा साफ सुनाई दे और नजदीके वाला घर घर आने लगे। कभी कभी देखना पटना लगा रहा है तो घर घर कर रहा है, और एसडब्ल्यू में शॉर्ट वेव में लगाए तो दूसरा भाषा में एकदम टनाटन बोल रहा है। ऐसा कभी देखा है? तो अगर दूसरा लैंग्वेज है तो कहोगे उतना दूर पकड़ रहा है, अब पटना धर ही नहीं रहा है इससे, तो हो क्या रहा है? पटना में जो साउंड का है वेव एक दूसरे पर सुपर पोजीशन करके और हवा के कारण आपका एरिया डिस्ट्रक्टिव जोन बन गया। थोड़ा देर के लिए हवा चलने से वो डिस्ट्रक्टिव जोन बन गया। जब तक वैसा हवा चलेगा वो डिस्ट्रक्टिव जोन में आपको वो स्टेशन सुनाई नहीं देगा, दूर वाला स्पष्ट सुनाई दे। तो तुमको क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी दूर का रेडियो स्टेशन स्पष्ट सुनाई देता है, निकट का नहीं सुनाई देता है, ये साउंड का कौन गुण? तुम कहोगे वो समझ गए, जहां एक अच्छा सुनाई दिया एक कम सुनाई दिया तो वो गाना वाला सीन याद करना, गाना वो इंटरफेरेंस। बोलो क्लियर है सबको? नीचे लिख दीजिए, व्यतिकरण में नीचे डैश पे लिखते हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न। देखिए एक बच्चा लिख रहा है नेपाल में हाथ धरता है गोपालगंज गायब हो जाता है, आप तो समझ लेना इंटरफेरेंस हो गया है। लिख दीजिए नीचे डैश देखिए, एक ही स्रोत से उत्पन्न, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो कुछ स्थानों पर, तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है, कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थानों पर, और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घट जाती है, कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घट जाती है, इसकी तीव्रता घट जाती है। इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुने, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो ध्वनि तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घटती है, इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। सुनेगा ठीक से, सेम रिवीजन करो। लाइट में सेम होता है, जैसे साउंड में कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, लाइट में भी कहीं बढ़ जाए कहीं घट जाए तो इंटरफेरेंस है। जैसे साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो साबुन का बुलबुला कहीं ज्यादा चमकेगा और कहीं कम चमकेगा। किसी चीज में ज्यादा और कम होगा तो कहना कि देखने से है तो लाइट का है, सुनने से है तो साउंड का है, दोनों में इंटरफेरेंस। मोर का पंख चमकीला होता है, जल्दी बोलो, प्रकाश का व्यतिकरण। जो दिखाई दे रहा है, भीगे हुए सड़क पर तेल रंगीन दिखाई देता है, प्रकाश का व्यतिकरण। नजदीक का रेडियो स्टेशन ठीक नहीं पकड़ता है, दूर का पकड़ता है, साउंड का व्यतिकरण। बोलो लाइट और साउंड दोनों क्लियर हो रहा है सबको? चलिए तो नीचे लिख दीजिए डैश के, ध्वनि की तीव्रता का बढ़ना, ध्वनि की तीव्रता का बढ़ना, तीव्रता माने कितना तेज है, धीरे लाइट है कि तेज लाइट है, ध्वनि की तीव्रता का बढ़ना संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और तीव्रता का घटना, और तीव्रता का घटना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, तीव्रता का घटना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए ध्वनि के व्यतिकरण के उदाहरण। मैं तुमसे उदाहरण ही पूछा जाएगा, ध्वनि के व्यतिकरण के उदाहरण, ध्वनि के व्यतिकरण के उदाहरण। पहला नंबर लिखो, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण कभी कभी, कभी कभी निकट का रेडियो स्टेशन, निकट का रेडियो स्टेशन स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, परंतु दूर का, परंतु दूर का स्पष्ट सुनाई देता है, दूर का स्पष्ट सुनाई देता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, समुद्र में खतरे के सिग्नल बजाने के बाद भी, समुद्र में खतरे के सिग्नल बजाने के बाद भी कुछ ऐसे विरल क्षेत्र का निर्माण होता है, खतरे के सिग्नल बजाने के बाद भी कुछ ऐसे विरल क्षेत्र का निर्माण होता है, कुछ ऐसे विरल क्षेत्र का निर्माण होता है, विरल क्षेत्र का निर्माण होता है जहां, विरल क्षेत्र का निर्माण होता है जहां ध्वनि, ध्वनि नहीं पहुंच पाता है, जहां ध्वनि नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण ध्वनि का व्यतिकरण है, इसका कारण ध्वनि का व्यतिकरण है, व्यतिकरण है। चलिए अब हम लोग यहां से अगली प्रॉपर्टी पर जो चलेंगे, हम लोग देखेंगे, बोलो साउंड से मकान गिर सकता है कि नहीं? जल्दी बोलिए, मकान भी गिर सकता है, बम से ज्यादा खतरनाक। अकबर के समय के तानसेन की बात करेंगे, रूम में जब गाना शुरू करता था तो खिड़कियां अगर कांच की है तो चंद चंद उड़ जाया करते थे। तुम भी ऐसा एक टेक्निक सीखोगे कि अगर वो ऐसा करोगे तो कांच का चीज घर में फूट सकता है, और उसको हम लोग रिजोनेंस ऑफ साउंड कहेंगे। तो अगले दिन हम लोग कांच फोड़ेंगे साउंड से, रिजोनेंस, तब ध्वनि की तीव्रता, तारत्व, अनुनाद, ये तमाम चीज हम लोग इसमें पूरे एक साथ देखेंगे।